नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा रॉय। संसद पर आतंकी हमले की आज 15वीं बरसी है। संसद हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद होने वालों को सलाम किया। उन्होंने ट्वीट किया, हम 2001 में आज के दिन लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वालों को सलाम करते हैं। उनका बलिदान हमारी यादों में बना हुआ है। आज ही के दिन 2001 में आतंकियों ने संसद को निशाना बनाया था। आतंकवादियों के इस दिल दहला देने वाली घटना के बावजूद आतंकवाद पर आज तक पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाया है। इन 15 वर्षों में पाक प्रायोजित आतंकवाद का शिकार हम होते रहे हैं। दिल्ली, मुंबई समेत देश के दूसरे शहरों में कई बार आतंकी हमले हुए और आतंकियों ने देश को दहलाने की कोशिश की, लेकिन हमारे जाबाज जवानों ने अपनी जान पर खेलकर हर बार आतंकियों के दांत खट्टे किए। लेकिन आज भी यह सवाल बरकरार है कि देश के लिए नासूर बन चुके आतंकवाद की समस्या से हमारे देश को कब निजात मिलेगी। आतंकी बार बार हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश करते हैं और अब तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की घटनाओं में तेजी भी आई है। सवाल यही है कि संसद पर आतंकी हमले की 15वीं बरसी पर आतंकवाद की समस्या को पूरी तरह खत्म करने की सोच के साथ देश की सरकार क्या कोई कारगर रणनीति बना रही है या फिर हम यूं ही आतंकवादियों के काले मंसूबों का शिकार होते रहेंगे। आखिर संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद कितना बदला है हमारा भारत, इसी पर आधारित है हमारी आज की खास पेशकश 13 दिसंबर 2001 कितना बदला हिंदुस्तान। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ है, रुक जाओ। संसद पर आतंकी हमले को 15 साल बीत गए हैं, लेकिन यह आतंकी हमला हर भारतीय के मन को आज भी कचोटता है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 5 आतंकी 13 दिसंबर के दिन एक सफेद एम्बेसडर कार में सवार होकर संसद भवन में घुसे थे और वहां मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आतंकियों पर पलटवार किया और सभी 5 आतंकियों को मार गिराया। इस हमले में 9 लोग शहीद भी हुए थे। इस हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी दी जा चुकी है। आइए देखते हैं संसद पर हमले की पूरी कहानी। 13 दिसंबर 2001। कहते हैं कुछ तारीखें अपने साथ इतिहास लेकर आती हैं। 13 दिसंबर 2001 की तारीख भी इतिहास में दर्ज हो जाने के लिए आई। भारतीय लोकतंत्र को थर्रा देने के लिए आई। पूरा देश भौचक्का था कि आखिर संसद पर हमला कैसे हो सकता है। गोलियों की आवाज, हाथों में AK-47 लेकर संसद परिसर में दौड़ते आतंकी, बदहवास सुरक्षा कर्मी, इधर से उधर भागते लोग। कुछ ऐसा ही नजारा था संसद भवन का। जो हो रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र की बदकिस्मती थी कि हर तस्वीर सच थी। सुबह 11:20। उस रोज उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही ताबूत घोटाले पर मचे बवाल के चलते स्थगित हो चुकी थी। वक्त था 11:20। इसके बाद तमाम सांसद संसद भवन से बाहर निकल गए। कुछ ऐसे थे जो सेंट्रल हॉल में बातचीत में मशगूल हो गए, कुछ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गए। कुल मिलाकर सियासी तनाव से अलग माहौल खुशनुमा ही था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा है। उधर दूर एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार संसद मार्ग पर दौड़ी चली जा रही थी। घनघनाती हुई लाल बत्ती और सायरन की आवाज, किसी को शक की गुंजाइश ही नहीं थी। ये कार विजय चौक से बाएं घूमकर संसद की तरफ बढ़ने लगी। 11:35। दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जीतराम उपराष्ट्रपति के काफिले में एस्कॉर्ट 1 कार पर तैनात थे। जीतराम को सामने से आती हुई सफेद एम्बेसडर कार दिखाई दी। एम्बेसडर की रफ्तार धीमी होने के बजाय और तेज हो गई। वो कार की तरफ देखता रहा। अचानक ये कार बाईं ओर मुड़ गई। जीतराम ने जोर से चिल्लाकर उस कार को रुकने को कहा। एएसआई की आवाज सुनकर वो कार आगे जाकर ठिठक गई, लेकिन वहीं इंतजार करने के बजाय उसके ड्राइवर ने कार पीछे करनी शुरू कर दी। अब जीतराम तेजी से उसकी तरफ भागा। इसी हड़बड़ी में वो कार उपराष्ट्रपति के काफिले के मुख्य कार से टकरा गई।
सेना की वर्दी पहनकर आए थे आतंकी। जब गाड़ी खड़ी थी तभी आतंकियों की गाड़ी ने उनकी कार में टक्कर मारी। इसके बाद विजेंद्र सिंह ने गाड़ी में बैठे आतंकी का कॉलर पकड़ा और कहा कि दिखाई नहीं दे रहा, तुमने उपराष्ट्रपति की गाड़ी को टक्कर मार दी। सुरक्षा कर्मियों के हल्ला मचाने के बावजूद कार में बैठे आतंकी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस पर गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने उसे धमकी दी कि पीछे हट जाओ वरना तुम्हें जान से मार देंगे। अब जीतराम को ये यकीन हो गया कि कार में बैठे लोगों ने भले सेना की वर्दी पहन रखी है लेकिन वो सेना में नहीं है। उसने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। जीतराम को रिवॉल्वर निकालता देख संसद के वॉच एंड वार्ड स्टाफ का जेपी यादव गेट नंबर 11 की तरफ भागा, एक ऐसे काम के लिए जिसके शुक्रगुजार हमारे सांसद आज भी हैं। कार चला रहे आतंकी ने अब कार गेट नंबर 9 की तरफ मोड़ दी। इसी गेट का इस्तेमाल प्रधानमंत्री राज्यसभा में जाने के लिए करते हैं। कार चंद मीटर बढ़ी लेकिन आतंकी उस पर काबू नहीं रख पाए। कार सड़क किनारे लगे पत्थरों से टकराकर थम गई। तब तक जीतराम भी दौड़ता हुआ कार तक पहुंच गया। उसके हाथ में रिवॉल्वर देख पांचों आतंकी तेजी से बाहर निकल आए। उतरते ही उन्होंने कार के बाहर तार बिछाना और उसमें विस्फोटकों को जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक जीतराम को यकीन हो गया कि ये आतंकवादी हैं। उसने बिना देर किए एक पर गोली दाग दी जो उसके पैर पर लगी। जवाब में उस आतंकी ने भी जीतराम पर फायर कर दिया। गोली उसके पैर में जाकर धंस गई और वो वहीं गिर गया। इस वक्त तक सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक किसी को अंदाजा नहीं था कि संसद की सुरक्षा में कितनी बड़ी सेंध लग चुकी है। आतंकियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। उधर कार में धमाका कर पाने में नाकाम आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गेट नंबर 11 पर तैनात सीआरपीएफ के कांस्टेबल कमलेश कुमारी भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंची। संसद के दरवाजे बंद करवाने का अलर्ट देकर जेपी यादव वहां आ गए। दोनों ने आतंकियों को रोकने की कोशिश की लेकिन आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए उन्हें वहीं ढेर कर दिया। आजाद देश के सबसे बड़े आतंकी हमले की शुरुआत करने के बाद अब आतंकी गोलियां चलाते और हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए गेट नंबर 9 की तरफ भागे। संसद परिसर में ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज ने सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मचा दिया। उस वक्त 100 से ज्यादा सांसद मेन बिल्डिंग में ही मौजूद थे। पहली फायरिंग के बाद कई सांसदों को इस बात पर हैरत थी कि आखिर कोई कैसे संसद भवन परिसर के नजदीक पटाखे फोड़ सकता है। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि संसद पर आतंकी हमला हुआ है। लेकिन तब तक संसद की सुरक्षा में लगे लोग पूरी तरह हरकत में आ चुके थे। गहरे नीले रंग के सूट पहने हुए ये सुरक्षा कर्मी परिसर के भीतर और बाहर फैल गए। वो सांसदों और मीडिया के लोगों को लगातार अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। उस वक्त तक ये भी तय नहीं था कि आतंकी सदन के भीतर तक पहुंच गए हैं या नहीं। इसलिए तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और कैबिनेट के दिग्गज मंत्रियों को संसद भवन में ही एक खुफिया ठिकाने पर ले जाया गया। वहीं जो सांसद परिसर से बाहर निकल रहे थे उन्होंने देखा कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। पुलिस की वर्दी पहने हुए लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। हर तरफ से गोलियों और हैंड ग्रेनेड दागे जाने की आवाज आ रही थी। ये वो वक्त था जब पहली बार सही मायने में लोगों को एहसास हुआ कि दरअसल हुआ क्या है। फिर तो उसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट में एक और आवाज गूंज उठी, आतंकवादी आतंकवादी। हिमांशु दीक्षित के साथ सचिन भाटिया, एपीएन दिल्ली। संसद में फायरिंग और बम धमाके की कान फाड़ देने वाली आवाज के बीच शुरुआती मिनटों में पूरे परिसर में जबरदस्त अफरा तफरी मची रही। कई सांसदों को संसद के वॉच एंड वार्ड स्टाफ के लोग सुरक्षित बाहर निकाल कर ले गए। सब तरफ सिर्फ डर और खौफ का माहौल था। आइए अब जानते हैं आगे की कहानी। अंधाधुंध चली गोलियां। संसद के भीतर मचे हड़कंप के बीच पांचों आतंकवादी अंधाधुंध गोलियां दागते हुए गेट नंबर 9 की तरफ भागे जा रहे थे। गेट नंबर 9 और उनके बीच की दूरी कुछ ही मीटर की थी, लेकिन तब तक
गोलियों की आवाज सुनकर गेट नंबर 9 को बंद कर दिया गया था। आतंकियों पर जबरदस्त जवाबी फायरिंग भी जारी थी। सुरक्षा बलों की गोली से 3 आतंकी जख्मी थे, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने एक छोटी सी दीवार फांदी और गेट नंबर 9 तक पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसे बंद किया जा चुका है। इसके बाद वो दौड़ते हुए, बंदूकें लहराते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी पहली मंजिल पर मौजूद एक पुलिस अफसर अपने साथियों पर चिल्लाया कि एक इंच पर नजर रखो, कोई आतंकी सदन के भीतर ना पहुंचने पाए, कोई आतंकी यहां से भाग ना पाए। तुरंत ही सुरक्षा कर्मियों ने उन नेताओं और पत्रकारों को संसद के भीतर धकेलना शुरू कर दिया, जो इतनी फायरिंग और हैंड ग्रेनेड के धमाकों के बाद भी दरवाजों के आसपास खड़े थे। हमला होते ही काटे गए फोन। नेताओं को सेंट्रल हॉल तक ले जाने के बाद सुरक्षा कर्मी तमाम संवाददाताओं को उस कमरे में ले गए जहां से अहम सरकारी दस्तावेज बांटे जाते थे। इस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। 4 आतंकी गेट नंबर 5 की तरफ लपके भी, लेकिन उन 4 में से 3 को गेट नंबर 9 के पास ही मार गिराया गया। हालांकि एक आतंकवादी गेट नंबर 5 तक पहुंचने में कामयाब रहा। यह आतंकी लगातार हैंड ग्रेनेड भी फेंक रहा था। इस आतंकी को गेट नंबर 5 पर कांस्टेबल संभीर सिंह ने गोली मारी। गोली लगते ही चौथा आतंकी भी वहीं गिर पड़ा। 5वां आतंकी मचाता रहा कोहराम। 4 आतंकियों को मार गिराने की कार्रवाई के बीच एक आतंकी गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ गया। यह आतंकी फायरिंग करते हुए गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ता जा रहा था। गेट नंबर 1 से ही तमाम मंत्री, सांसद और पत्रकार संसद भवन के भीतर जाते हैं। यह आतंकी भी वहां तक पहुंच गया। फायरिंग और धमाके की आवाजें सुनने के तुरंत बाद इस गेट को भी बंद कर दिया गया था। इसलिए 5वां आतंकी गेट नंबर 1 के पास पहुंचकर रुक गया। तभी उसकी पीठ पर एक गोली आकर धंस गई। ये गोली इस आत्मघाती हमलावर की बेल्ट से टकराई। इसी बेल्ट के सहारे उसने विस्फोटक बांध रखे थे। गोली लगने के बाद पलक झपकते ही विस्फोटकों में धमाका हो गया। उस आतंकी के शरीर के निचले हिस्से की धज्जियां उड़ गईं। 5 आतंकियों को मार गिराया। 5 आतंकियों के ढेर होने के बावजूद इस वक्त तक ना तो सुरक्षा कर्मियों को पता था और ना ही मीडिया को कि आखिर संसद पर हमला कितने आतंकियों ने किया है। आधे घंटे के भीतर सभी आतंकियों के मारे जाने के बावजूद वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तब तक सुरक्षा बल के जवान संसद और आसपास के इलाकों को बाहर से भी घेर चुके थे। गोलियों की आवाज, हैंड ग्रेनेड के धमाकों की जगह अब एम्बुलेंस के सायरन ने ले ली थी। हमला नाकाम करने में लगे 30 मिनट। संसद पर हमले को नाकाम करने में 30 मिनट लगे, लेकिन इन 30 मिनटों ने जो निशानी हमारे देश को दी वो आज भी मौजूद है। 5 आतंकियों को ढेर करने के बाद कुछ वक्त ये तय करने में लगा कि सारे आतंकी मारे गए हैं। तब तक एक एक करके बम निरोधी दस्ता, एनएसजी के कमांडो वहां पहुंचने लगे थे। उनकी नजर थी उस कार पर जिससे आतंकी आए थे और हरे रंग के उनके बैग पर जिसमें गोला बारूद भरा हुआ था। तलाशी के दौरान आतंकियों के बैग से खाने पीने का सामान भी मिला। यानी वो चाहते थे कि संसद पर हमले के दौरान सांसदों को बंधक भी बनाया जाए। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त तक संसद में रुकने के लिए तैयार होकर आए थे। अब जाकर सरकार को एहसास हुआ कि अगर आतंकी भीतर घुस जाते तो उसका अंजाम कितना खतरनाक होता। दोपहर 11:30 बजे के करीब हुए हमले के बाद मचे हड़कंप को थमते थमते शाम हो गई। पूरा देश अब तक इस हमले को जज्ब नहीं कर पाया था। सत्ता के गलियारों में बैठक पर बैठक हो रही थी कि इस हालात का मुकाबला कैसे किया जाए। उधर इतिहास में 13 दिसंबर की तारीख को हमेशा के लिए दर्ज कराकर सूरज भी धीरे धीरे डूबने लगा था। अमित यादव, APN, दिल्ली। संसद हमले के बाद से पिछले 15 वर्षों में तमाम बड़े आतंकी हमले हुए, जिसमें मुंबई, दिल्ली समेत तमाम शहरों में धमाके और ताज हमला भी शामिल है।
हर बार आतंकी हमले में नाम पाकिस्तान का आता है, लेकिन हम उसके खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाते। और तो और अरसे बाद सरकार ने हिम्मत दिखाकर सर्जिकल स्ट्राइक भी की, लेकिन आतंक घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। उरी और नगरोटा के हमले उसकी मिसालें हैं। पाकिस्तान और दहशतगर्दी दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले की कोशिशें करता है, चाहे वो कारगिल हमला हो, संसद अटैक हो या ताज को निशाना बनाना हो। हर बार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों में जुटा रहता है। खुद पाकिस्तानी जानकार भी इसकी तस्दीक करते हैं। इंडिया के साथ ये कशीदगी क्यों पैदा हुई? वजह बिल्कुल वाज़ेह है। यहां से जिहादी ताकतों ने जाकर सरहद पार हमला किया था। ये जिहादी ताकतें पाकिस्तान की सरजमीन पर कैसे हैं, क्यों हैं? 2009 का जो मैं कारगिल की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, पार्लियामेंट, फिर जो मुंबई में हमला हुआ था, ये सारे वाकयात इसलिए हो सके कि यहां पर मुख्तलिफ लश्कर हैं पाकिस्तान की सरजमीन पे, जिनको पाकिस्तान की रियासत ने पनाह दी थी न्यूक्लियर छतरी के साये में। आतंकी हमलों से सबक लेकर देश में काफी कुछ किया गया है। मानेसर के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हब मुख्यालय के अलावा क्षेत्रीय हब चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में बनाए गए हैं। देश में करीब 21 आतंकवाद रोधी स्कूल शुरू किए गए हैं। केंद्र राज्यों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ा है। एनआईए ने आतंक रोधी जांच में अहम भूमिका निभाई है। बावजूद इसके आतंक के नए चेहरों के आगे इतने इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। आखिर कहां हुई कमजोरी? अगर हम मुस्तैद हैं तो 3 काउंटर ग्रिड सिस्टम को भेदकर आतंकी कश्मीर में सेना के कैंप तक कैसे पहुंचे? कैसे पाकिस्तान से बार बार घुसपैठी आकर सैनिकों को मार जाते हैं? नक्सली हमारे सुरक्षा बलों को निशाना कैसे बना रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में आतंक क्यों नहीं थम रहा है? सच तो ये है कि अब भी देश में इंटीग्रेटेड खुफिया नेटवर्क तैयार करना चुनौती बना हुआ है। खुफिया सूचनाओं को साझा करना, उनका विश्लेषण करना और उनके आधार पर त्वरित कार्रवाई करने के मामले में चूक कई बार सामने आई है। विपक्ष भी लगातार संसद में मोदी सरकार को घेरती रही है। लेकिन अगर लापरवाही बरत गई, अगर सावधानी आपने छोड़ा, तो उसका खामियाजा आज देश को भुगतना पड़ रहा है और जवानों को भुगतना पड़ रहा है। वास्तविकता यह है उपसभापति महोदय कि विदेश नीति भावनात्मक नहीं हो सकती। विदेश नीति हैज टू बी स्ट्रेटेजिक, इट हैज टू बी कंसल्टेटिव, इट हैज टू बी प्रोसेस ड्रिवन एंड इट हैज टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड। सच्चाई तो यह है कि जिस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करके पाक आतंकी कसाब हमारे देश को चुनौती देने पहुंचा था, वहां आज भी सुरक्षा की कमजोरी सामने आ रही है। हमने आधी अधूरी तैयारियों को ही फुल प्रूफ सिस्टम मान लिया है। ऐसा नहीं होता तो हमारा फोकस प्रशिक्षण पर होता। हमारे यहाँ प्रशिक्षण महकमे में पोस्टिंग को सजा माना जाता है। पुलिस आधुनिकीकरण का काम ज्यादातर राज्यों में अधूरा है। विशेषज्ञों के मुताबिक हमारे स्कूल, माल, व्यावसायिक स्थल, मनोरंजन केंद्र, मेट्रो स्टेशन, सभी जगहों पर अप्रशिक्षित लोगों की फौज हमारी सुरक्षा निगरानी कर रही है। सैन्य मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आए, इस पर उन्हें शक है। इसलिए हमें खुद अपनी निगरानी करनी होगी। आशावादी नहीं हूँ। आपको याद होगा जब पेशावर का हादसा हुआ, उससे बड़ा हादसा मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क के लिए नहीं हो सकता है जहां आप मासूम बच्चों को शिकार बना दिए। उसके बाद हम सब ने कहा, शायद मैं यहाँ बैठ के आपके सामने मैंने कहा कि कुछ परिवर्तन होने वाला है, पर लगता है कि रावलपिंडी के अंदर जो सोच विचार है और वो जो कट्टरपंथी जनरल्स हैं, साइबर, ट्विटर या फेसबुक जैसे माध्यमों से बढ़ रही आतंकी नेटवर्किंग पर नकेल कसने में सरकार लाचारी जाहिर कर रही है। खुद राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और कुछ पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट हैक होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। संसद, राष्ट्रपति भवन या देश के दूसरे प्रतीक स्थलों पर भी घटना के होने से पहले रोक पाने की क्षमता अमेरिका या इजराइल जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है। अब सवाल ये है
कि आखिर कब हिंदुस्तान आतंक को पूरी तरह थामने में कामयाब होगा। सुदामा रॉय के साथ अमित यादव, एपीएन। तो पूरा देश आज संसद पर आतंकी हमले की 15वीं बरसी मना रहा है। आज ही के दिन सन 2001 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया था, लेकिन संसद की सुरक्षा में तैनात वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस आतंकी हमले को नाकाम कर दिया था। इस पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से बात की एपीएन संवाददाता अंबुज पांडे ने। संसद पर हमले की आज 15वीं बरसी है और उस दौरान कैसा माहौल था और क्या कुछ गतिविधियां थी, इस बारे में ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी हैं। सर, आपने वो पूरा दौर देखा है, कैसा एक माहौल बना जब ये संसद की? तो एकाएक जैसे भूकंप आता है वैसे ही एकाएक बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, और सब लोग क्या कहते हैं सेंट्रल हॉल में कोई कहीं थे। संजोग ऐसा था कि पार्लियामेंट उस समय में जो है चल नहीं रहा था, तो उसी समय में जो है अब किसी को समझ में नहीं बात आ रही थी। फिर जब हुआ तो हम लोगों ने देखा कि हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, उधर टेररिस्ट भी क्या कहते हैं कि मारे गए थे। तो वो तो एक मतलब जैसे पलक झपकते सारा चीज़ होता है, तो उस तरह की कहानी हो गई थी। उस समय पे तात्कालिक गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी सदन में मौजूद थे और भी विपक्ष के नेता भी मौजूद थे। तो एक बहुत बड़ी, कहा जा सकता है एक बहुत बड़ी घटना होते होते बची। अगर घटना नहीं, उस दिन तो यदि घटना घट गई रहती तो ये पार्लियामेंट जो देश का सर्वोच्च संस्था है, जो संविधान का प्रतिबिंब है, वही नष्ट हो गया रहता। कितने एमपी मारे जाते वो तो अलग बात है, लेकिन डेमोक्रेसी का जो जड़ है उस पर हमला हो रहा था। और उसमें जो ये हमारे वीर जवानों ने जो शहादत दे करके बचाने का काम किया है, जितना भी उनको क्या कहते हैं कि उनको नमन किया जाए उतना कम है। सर, पाकिस्तान की ये सबसे नापाक घटना थी अगर पूरे इतिहास में देखा जाए। उसके बाद मुंबई का हमला हुआ और कई ऐसे घटनाएं उसके बाद भी होती रहीं। सरकार जवाब देती भी आ रही है, दे रही है। आपको क्या लगता है कि और दो टूक शब्दों में जवाब देने की ज़रूरत है आगे चल? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक होता है रणनीति, एक होता है पॉलिसी। हमारी पॉलिसी है कि हम जितने भी पड़ोसी देश हैं हम सबसे दोस्ती रखना चाहते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। लेकिन हमारी रणनीति है, स्ट्रेटेजी ये है कि टिट फॉर टैट, जो हमको जिस तरह से व्यवहार करेगा हम उसके साथ में उसी तरीके से पेश आएंगे। और इसके लिए जो है हमारा आर्मी सक्षम है, हमारे जवान सक्षम हैं, सरकार उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करती है। सीमा पर जो हमारे जवान हैं उनको पूरी आज़ादी है कि दुश्मन के तरफ से जिस तरह की कार्रवाई हो उसका जवाब जो है पत्थर से का जवाब जो होता है वो देने का काम करें। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रामविलास पासवान जी जो बता रहे थे कि अगर उस दिन कोई घटना अंजाम हो जाती तो वो लोकतंत्र के प्रतिबिंब पर एक बहुत बड़ा हमला होता। जहाँ तक पाकिस्तान के साथ रणनीति का सवाल है, उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ हम दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई बात होती है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ अंबुज पांडे, एपीएन न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब सुनते हैं कि संसद पर आतंकी हमले की 15वीं बरसी पर क्या कहना है एनसीपी नेता तारिक अनवर का, जिनसे बात की हमारे संवाददाता अंबुज पांडे ने। संसद पर हमले की आज 15वीं बरसी है और उस दौरान कैसा माहौल था, राजनीतिक स्थिति क्या थी, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एनसीपी नेता तारिक अनवर साहब हैं। सर, जब संसद पर हमला हुआ उस दौरान कैसा माहौल था एकदम, क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी ये? सही मानों में वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के द्वारा या आतंकवादियों के द्वारा वो एक बहुत बड़ा हमला था। पार्लियामेंट का मतलब देश का सम्मान उससे जुड़ा हुआ है, और उस समय जब हाउस चल रहा हो, सारे लोग हाउस में मौजूद थे, वो तो मैं कह सकता हूँ कि आतंकवादियों को सही रास्ते का अंदाज़ा नहीं था, वरना बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था।
तो ये थे तारिक अनवर साहब जो बता रहे थे कि उस दौरान कैसा माहौल था, एक इंटेलिजेंस का फेलियर था। और पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की जो नीति है आतंकवाद को लेकर उसे एक्सपोज करते रहना चाहिए और भारत को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह से दबाव बनाए रहना चाहिए। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ अंकुश पांडे, APN न्यूज़, दिल्ली। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।